एक गरीब किसान का बेटा जो एक दिन पूरे राज्य का राजा बन जाता है। आज हम इसी अनोखी फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रोशनी को देखते हैं जो खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। अगली सुबह जब खेत का मालिक अपनी फसल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि कल रात किसी ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। उसका बड़ा बेटा अपने पिता से कहता है कि ये जरूर किसी जानवर का काम है, इसीलिए हम में से किसी एक को पहरा देना होगा। उनके पिता अपने छोटे बेटे इवान को वहाँ पहरा देने को कहते हैं, क्योंकि इवान अपने पिता और भाइयों की नजरों में एक बेवकूफ इंसान है जिसने आज तक एक भी काम ठीक से नहीं किया है। इवान रात में पहरा देने के लिए मान जाता है और उस जानवर के लिए रस्सी का एक फंदा बनाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सफेद रंग का घोड़ा आकर खड़ा हो जाता है। इवान उस फंदे को उस घोड़े के गले में डाल देता है तो वो घोड़ा इवान को बहुत तेजी से खींचकर अपने साथ ले जाता है। वो घोड़ा रात में चांद की तरह चमक रहा होता है, जिसे देखकर लगता है कि वो किसी और ही दुनिया से आया है। तभी उस घोड़े के सामने दलदल आ जाती है और वो घोड़ा दलदल में फंस जाता है। अब क्योंकि इवान जानवरों से बहुत प्यार करता है तो इवान विंडमिल की मदद से उस घोड़े को उस दलदल से निकाल लेता है। इवान का नरम दिल देखकर वो घोड़ा रोने लगता है तो इवान उसे अपनी रस्सी से भी आजाद कर देता है और वो घोड़ा वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब इवान की आंख खुलती है तो उसके सामने दो बहुत खूबसूरत घोड़े खड़े होते हैं। इनके साथ ही एक पोनी घोड़ा भी होता है जो कि बोल सकता है। उसे बोलते देख इवान बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो इवान से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, कल रात तुमने मेरे पिता की जान बचाई थी तो उन्होंने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। इवान उन घोड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। उधर इवान के पिता देखते हैं कि उनकी फसल आज कल से भी ज्यादा खराब है तो वो इवान को पीटने के लिए अस्तबल की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर इवान वहां से भागने लगता है तो पोनी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इवान जवाब देता है कि यहाँ से कहीं दूर। पोनी उसे अपनी कमर पर बैठने को कहता है और फिर वो इवान को बिजली से भी तेज बहुत दूर ले जाता है। इवान उसे कहता है कि मेरे घोड़े तो वहीं पर रह गए, अगर वो मेरे पास होते तो मैं उन्हें बाजार में बेचकर अपने पिता को पैसे दे देता और फिर मेरे पिता मुझे माफ कर देते। ये सुनकर पोनी इवान को कान बंद करने को कहता है और जोर जोर से चिल्लाता है तो वो दोनों घोड़े वहाँ से भागकर इवान के पास आ जाते हैं। इवान उन्हें लेकर शहर में आ जाता है। पोनी इवान को वहाँ बैठे एक आदमी को उन्हें बेचने को कहता है मगर इवान उसकी बात नहीं सुनता। वो उन्हें राजा को बेचना चाहता है ताकि ज्यादा पैसे मिल सकें। उन दोनों घोड़ों को देखकर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक बोली लगाना शुरू कर देते हैं। राजा ये सब ऊपर से देख रहा होता है। राजा उन घोड़ों को देखकर इवान के पास आता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि इतने शानदार घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, इसने जरूर किसी और राज्य से इन्हें चुराए हैं। ये सुनकर राजा इवान से उन घोड़ों को छीन लेता है और वहां से जाने लगता है। इवान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है तो पोनी उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे। इस पर इवान जवाब देता है कि वो एक राजा है, भला हम क्या कर सकते हैं। तो पोनी दोबारा उन घोड़ों को आवाज लगाता है और वो घोड़े महल से राजा को लेकर इवान के पास आने लगते हैं। रास्ते में राजा की बग्घी टूट जाती है और राजा नीचे गिर जाता है और वो दोनों घोड़े इवान के पास आ जाते हैं। राजा को देखकर इवान हंसने लगता है मगर अपनी प्रजा के सामने राजा इवान को कुछ नहीं कहता और अपने मंत्री से कहता है कि ये घोड़े इसी लड़के के हैं, इसीलिए इसे इन घोड़ों की कीमत दे दो। यहाँ राजा का सलाहकार राजा से कहता है कि क्यों ना आप इसे अपने घोड़ों की देखभाल के लिए रख लें, इस तरह से आप अपनी बेइज्जती का बदला भी इस लड़के से ले सकते हैं। राजा इवान को अच्छी सैलरी के साथ अपने यहाँ काम करने को कहता है, जिसे सुनकर इवान भी मान जाता है। इवान अपना काम बहुत लगन और मेहनत से करता है मगर राजा इवान को किसी भी तरह से खत्म करना चाहता है। इवान का बर्ताव देखकर वहाँ के सब लोग इवान को पसंद करने लगते हैं। ये देखकर राजा इवान पर और भी आग बबूला हो जाता है तो राजा का सलाहकार राजा से कहता है कि हमें इवान को कोई ऐसा काम देना होगा जिसे वो पूरा ना कर पाए और फिर जिसके बदले आप उसे मार सकें। और कहता है कि यहाँ से 100 मील दूर एक जंगल है जिसके पीछे एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में आग से बना एक मोर है, आप इवान को उस मोर को लाने को कहिए। राजा इवान को उस मोर को लाने को कहता है और इवान भी ये काम करने के लिए मान जाता है। तो पोनी इवान को समझाता है कि उस मोर को यहाँ लाना नामुमकिन है क्योंकि आज तक जिसने भी ये कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। इवान उसे कहता है कि ये राजा साहब का हुक्म है जो मुझे पूरा ही करना होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इवान की हिम्मत देखकर पोनी इवान को अपनी पीठ पर बिठाकर बहुत तेजी से उस जंगल में आ जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिन पर नशीले फल लगे होते हैं। यहाँ पोनी इवान से कहता है कि तुम इन पेड़ से नशीले फल को इकट्ठा कर लो क्योंकि ये नशीले फल उस मोर को बहुत ज्यादा पसंद है। इन्हें खाते ही वो सो जाता है। इवान अपने बैग में बहुत सारे फल भर लेता है और उस रेगिस्तान में आ जाता है जहाँ वो मोर है। वो मोर रेत के नीचे रहता है तो इवान उन फलों को रेत के ऊपर बिखेर देता है। वो मोर उनकी खुशबू सूंघते ही बाहर आ जाता है और उन्हें खाने लगता है। उन्हें खाने के बाद उसे नींद आने लगती है तो इवान उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है मगर तभी वो जाग जाता है और इवान का पीछा करने लगता है। इवान के पास आखिरी फल बचा होता है
तो इवान उस फल को भी उसके सामने फेंक देता है, जिसे खाते ही वो मोर बेहोश हो जाता है और इवान उसे बंदी बना लेता है। अगली सुबह जब मोर होश में आता है तो इवान के सामने रोने लगता है। अब क्योंकि इवान जानवरों से प्यार करता है तो इवान उसे आज़ाद कर देता है। वो मोर वहाँ से उड़कर भाग जाता है और इवान के लिए एक पंख छोड़ देता है। पोनी इवान से कहता है कि इस मोर का पंख मिलना भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर इवान को हिम्मत मिलती है और वो उस पंख को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी बात बताता है। मगर राजा को इवान की बात पर विश्वास नहीं होता, तो इवान राजा को वो पंख दिखाता है, मगर इस वक्त वो पंख आग की तरह जल नहीं रहा होता। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और इवान को जान से मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सिपाही इवान की गर्दन उड़ाने वाले ही होते हैं। तभी वो मोर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग समझ जाते हैं कि इवान सच बोल रहा था। वहाँ मौजूद लोग राजा को इवान की जान बख्शने को कहते हैं। हालांकि राजा ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर अपनी प्रजा की खुशी के लिए राजा इवान की जान बख्श देता है और इवान की तरक्की भी कर देता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मगर राजा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। रात में इवान उस मोर के साथ खेल रहा होता है, मानो जैसे ये इसका कोई पालतू हो। ये देखकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो राजा का मंत्री राजा से कहता है कि अगर आप हुक्म दे तो हम इस मोर को मार देते हैं। इस पर राजा कहता है नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रजा हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो राजा का सलाहकार राजा को एक और आइडिया देता है। वो राजा को कहता है कि क्यों ना इस बार आप इवान को बर्फीले पहाड़ की राजकुमारी को लाने भेजें, क्योंकि वो एक श्राप की वजह से वहाँ कैद है, जिसे तोड़ना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। अगर इवान किसी तरह उस राजकुमारी को यहाँ ले भी आता है तो आप उससे शादी कर लेना। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और इवान को राजकुमारी को लाने का हुक्म देता है, और इवान भी एक बार फिर इस नामुमकिन काम को करने के लिए मान जाता है। पोनी इवान को लेकर उस पहाड़ के ऊपर आ जाता है। यहाँ दरवाजे पर बर्फ की एक बहुत मोटी परत जमी होती है, तो वो पंख उस बर्फ की परत को तोड़ देता है और वहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है, जिसमें पोनी बहकर नीचे गिर जाता है और बर्फ की परत से घिर जाता है। इवान उस महल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक ही शक्ल की बहुत सारी लड़कियां होती हैं। इवान सोच में पड़ जाता है कि असली राजकुमारी कौन सी है। तभी वो पंख उनमें से एक लड़की को जगा देता है। इसका नाम लिसा है। लिसा इवान से पूछती है कि तुम कौन हो। इवान उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये मेरे राजा का हुक्म है। ये सुनकर लिसा वहाँ से कूदकर भागने लगती है, तो इवान भी उसके पीछे ही कूद जाता है। इवान देखता है कि लिसा का गाउन एक पैराशूट की तरह काम कर रहा है, तो इवान भी उसी के ऊपर लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाउन फट जाता है और वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी पोनी वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है। फिर ये लोग जंगल में रात बिताते हैं। लिसा इवान को बहुत पसंद आती है। जब लिसा सो जाती है तो पोनी इवान से कहता है कि क्यों ना हम राजकुमारी को लेकर कहीं दूर चले जाएं और एक नई जिंदगी शुरू करें। मगर इवान एक ईमानदार इंसान है। वो पोनी से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं राजा से इनाम के बदले में लिसा को मांग लूंगा। इवान की इस ईमानदारी को देखकर लिसा भी इवान को पसंद करने लगती है। अगली सुबह इवान लिसा को लेकर राज्य में लौट आता है और इवान की जय जयकार होने लगती है, और राजा एक बार फिर इवान को मारने में नाकाम हो जाता है। मगर लिसा की खूबसूरती देखकर राजा इवान को बहुत बड़ा इनाम देता है, मगर इस बार इवान बहुत दुखी होता है। पोनी इवान से कहता है कि तुम्हें लिसा को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, इससे पहले कि वो राजा से शादी कर ले। इवान दीवार चढ़कर लिसा की खिड़की पर आ जाता है और लिसा को फूलों से बना गुलदस्ता देता है और लिसा को प्रपोज करने वाला ही होता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और इवान घबराहट में नीचे गिर जाता है। अगली सुबह लिसा को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा लिसा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर लिसा राजा से कहती है कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी माँ की अंगूठी मुझे नहीं मिल जाती, जो कि मुझसे समुद्र के बीच में गिर गई थी, क्योंकि अगर मैं उस अंगूठी के बिना किसी से भी शादी करूंगी तो वो इंसान रात में ही मर जाएगा। ये सुनकर राजा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और राजा ये काम भी इवान को सौंप देता है। इवान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो अंगूठी कहाँ है, और इस बार पोनी को भी उस अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए पोनी इस बार अपने पूर्वजों से प्रार्थना करता है और उसके पूर्वजों से बता देते हैं कि वो अंगूठी समुद्र के बीच में एक व्हेल मछली के पेट में है। अगली सुबह पोनी इवान को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और इवान को समुद्र के बीच में गिरा देता है। पानी के अंदर इवान देखता है कि उस व्हेल को किसी ने मोटी मोटी जंजीरों से बांध रखा है। इवान ये बात आकर पोनी को बताता है, तो पोनी समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठा देता है, जिसकी वजह से वो व्हेल ऊपर आ जाती है, मगर वो अब भी जंजीरों से बंधी होती है।
इवान देखता है कि वो वेल रो रही होती है, तो इवान उसे जंजीरों से आज़ाद करने के लिए एक आइडिया लगाता है। वो पोनी को लेकर उस वेल के नाक के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उस वेल को बहुत जोर से छींक आती है और वो सारी जंजीरें टूट जाती हैं। उस वेल के मुंह से बहुत सारे जहाज बाहर निकलते हैं जो उसने कैद कर रखे होते हैं। वो वेल पानी के अंदर चली जाती है। पोनी यहाँ इवान से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अगर तुम बिना अंगूठी के गए तो राजा तुम्हें जान से मार देगा। तभी वहाँ पर एक केकड़ा उस अंगूठी के साथ आता है और इवान से कहता है कि ये हमारी रानी ने आपके लिए दी है, उनकी जान बचाने का इनाम। इवान उस अंगूठी को लेकर लिसा के पास आता है, मगर इस बार राज्य का मंत्री उसे देख लेता है और लिसा के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। शोर सुनकर राजा भी जाग जाता है, तो राजा पोनी को लिसा की खिड़की पर खड़ा हुआ देखता है और पोनी के ऊपर गोली चला देता है। मंत्री इवान को बंदी बना लेता है और राज्य में ये ऐलान कर दिया जाता है कि इवान ने राजा की होने वाली पत्नी पर बुरी नजर रखी है, इसीलिए उसे बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पोनी लिसा के पास एक चूजा भेजता है जो लिसा को लेकर पोनी के पास आ जाता है। पोनी लिसा को बताता है कि इवान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो अंगूठी भी इवान राजा के कहने पर नहीं, बल्कि ये सुनकर लेने गया था कि वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर लिसा बहुत दुखी होती है। वो पोनी को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड से गुजरना होगा। पहले कुंड में उबलता पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ से जमा पानी होगा और तीसरे कुंड में उबलता दूध होगा। अगर तुम ये तीनों कुंड पार कर लेते हो तो तुम फिर से जवान हो जाओगे और हम शादी कर लेंगे। तभी राजा का सलाहकार राजा से कहता है कि क्यों ना सबसे पहले आप ये इवान के ऊपर आजमाएं। लिसा पोनी को बताती है कि अगर इवान को इन सब से बचना है तो उसे उबलते कुंड के लिए मेरी अंगूठी चाहिए और बर्फ वाले कुंड के लिए उसे वो मोर का पंख चाहेगा, मगर दूध वाले कुंड से बचने के लिए उसे एक फूल की जरूरत होगी जो दुनिया के आखिरी छोर पर है। ये सुनते ही पोनी अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और उस फूल तक पहुंच जाता है। तभी उस फूल से आवाज आती है कि जो कोई भी मुझे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी, मगर इवान की जान बचाने के लिए पोनी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और उस फूल को तोड़ लेता है। उधर राज्य में उन कुंड को तैयार कर इवान को वहां लाया जाता है। राजा इवान को घोलते पानी के कुंड में धक्का दे देता है। तभी लिसा अपनी अंगूठी निकालकर उस कुंड में फेंक देती है, जिसकी वजह से इवान उस कुंड से निकलकर दूसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें बर्फ जमी होती है। तभी वहां वो मोर आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है तो वो पंख बॉक्स से निकलकर उस कुंड के अंदर चला जाता है और इवान अब दूध वाले कुंड में आ जाता है। वहां मौजूद सब लोगों को लगता है कि इवान मर चुका है, मगर तभी पोनी उस कुंड में उस फूल को फेंक देता है और इवान उस कुंड से एक राजकुमार बनकर बाहर निकलता है। ये देखकर राजा भी जवान होने के चक्कर में घुलते कुंड में डुबकी लगा देता है, तो राजा एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है। वो बबल राजा को कहीं दूर ले जाता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो लोग इवान को अपना अगला राजा बना देते हैं। इवान लिसा से शादी कर लेता है। फिर हम पोनी को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है। लिसा पोनी को बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा बस एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।